बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, आज कुछ बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से। मौजूदा सियासी तनाजुर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत किस नहज पर जा रही है, किस सब में जा रही है। कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि वो पाकिस्तानी रियासत के हवाले से होते हैं, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो कि पाकिस्तानी रियासत के से बालातर हो नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान पहले है, रियासत पहले है। सियासी इख्तलाफात, सियासी मामलात, ये सब से पुश चले जाते हैं। जब पाकिस्तानी रियासत का मामला आ जाता है, पाकिस्तानियत की बात आ जाती है। हमने पिछले कई दिनों से बात देखी कि जब फ़लस्तीन का इशू होता है, फ़लस्तीन के इशू में कोई सियासी जमात ये नहीं कह सकती और ना कहेगी कि हम फ़लस्तीन के अवाम के साथ नहीं खड़े हैं। तो फ़लस्तीन के हवाले से तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें शामिल नहीं हुई। इसके अलावा कौमी इशूज़ पर अगर कोई भी एक बैठक बिठाई जाती है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये होता है कि जनाब उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनको उस तरह से बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उनको वो स्पेस नहीं दी जा रही जो दूसरी सियासी जमातों को दी जा रही, और जो स्पेस उनको मिलनी चाहिए वो तमाम चीज़ें उनको नहीं दी जा रही हैं। अब जब गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि इन कैमरा इजलास पार्लिमानी पार्टी का मुनक्किद किया गया, ये एक ऐसा मसला है जो कि सियासी इशूज से, सियासी मामला से हमेशा बालातर होना चाहिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर एक बार फिर से तेजी आई है, और जब भी दहशतगर्दी की लहर आती है तो पाकिस्तानी अवाम जाहिर सी बात है अपने रहनुमाओं की तरफ देखती है, अपने सिपह सलार की तरफ देखती है, पाक फौज की तरफ देख रही होती है। तो उनकी जानिब से एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पहले तजवीज़ दी गई, लेकिन फिर इन कैमरा इजलास मुनक्किद हुआ। अब इसके अंदर सियासी मामलात को पसे पुश डाल के इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिरकत यकीनी बनानी चाहिए थी, लेकिन जनाब उन्होंने शिरकत को इस बात से मशरूत कर दिया कि जब तक उनके बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी वो इस इन कैमरा इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। हालांकि मैं फिर आपको मेंशन कर दूं कि ये इन कैमरा इजलास जो था वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात से निमटने के हवाले से था। उसमें तजावीज़ भी होंगी, उसमें ब्रीफिंग्स भी होंगी, 10 चीज़ें हुई होंगी, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदगी, गैर मौजूदगी एक बहुत बड़ा सवाली निशान थी। अच्छा, अब फिर बात यह भी आती है कि जनाब वो कहते हैं कि कायद की हिदायत नहीं थी, इस वजह से शायद गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसमें शिरकत नहीं की। फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि अली अमीन गंडापुर भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाई हैं, और फिर सीएम केपी हैं, वो तो इस इजलास में शिरकत की थी, बट पार्लिमानी पार्टी के इजलास क्यों नहीं कर सके, ये एक सवाल है। और फिर उनके जो मुखालफीन को उनको ये कहने का मौका मिल जाता है कि जनाब जब भी कोई पाकिस्तानियत की बात आती है, जब भी रियासत की बात आती है, तब आप अपने सियासी मकासद को सामने रख के उससे तमाम मामलात को मशरूत कर देते हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़ाती तौर पर नामुनासिब और आने वाले फ्यूचर के लिए उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। वकास मान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, और हुज़ैफ़ा रहमान साहब वज़ीर मुमलिकत हैं, नून लीग के रहनुमा है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला का आगाज़ करते हैं। हुज़ैफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? जी, थैंक यू सो मच जी। आप हुज़ैफ़ा, खैरियत से हैं जी? रोज़े ठीक जा रहे हैं अल्लाह का माशाल्लाह? एहसान है, करम है मालिक का। सर जी बस दिल से दुआ है कि ये जो दहशतगर्दी का नासूर पाकिस्तान से ख़त्म हो चुका था, पाक फ़ौज ने पाकिस्तान की आवाम के साथ मिलकर एक ऐसी जंग लड़ी थी जो कि दुनिया की कोई भी फ़ौज नहीं लड़ सकती है। गैर रिवायती किस्म की जंग थी, दहशतगर्दों को आइडेंटिफाई करना, फिर उनको कैफर किरदार तक पहुँचाना। अब जो बच्चे कुछ दहशतगर्द हैं वो एक बार फिर से सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खैर इन कैमरा इजलास मुनक्किद किया गया। अच्छा, एक सवाल मैंने अपने बयानिए में तो मुझे रखना था, लेकिन चलें आपसे गुफ्तगू हो रही है तो मैं यहाँ रख देता हूँ। सर जी, अगर मुलाकात करवा दी जाती तो इसमें क्या एतराज़ था, क्या इशू था, क्या मसला था? बाद में भी तो आपने वकला की मुलाकात करवाई ना उनके बानी चेयरमैन से, पहले करवा देते। जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपके तमाम सवालों का कोशिश करूँगा कि जवाब दूँ। आपने बहुत प्यारी बात की कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है उसका ख़ात्मा हो गया था, और हमारे शहरी जो है वह पुरअमन ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। लेकिन आपको यहाँ ये भी ऐड करना चाहिए कि 2013 में जब मियाँ नवाज़ शरीफ को अवाम ने मैंडेट दिया और वो तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने, तो पाकिस्तान में जिस दिन खुदकुश धमाका नहीं होता था वो खबर होती थी। खुदकुश धमाका होना खबर नहीं होती थी। आप भी ब्रॉडकास्टिंग के आदमी हैं, हम भी सर ब्रॉडकास्टिंग उन जुम्मा दिनों किया पढ़ने बड़ा करते थे। मुश्किल से कहते थे भाई, तो जुम्मा पढ़ने के लिए तो अल्लाह सब पे रहम ये करे। जुम्मे का दिन काफ़ी मुश्किल हो जाया करता था उस ज़माने में। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं ये बात। जी, तो ये आप बिल्कुल, तो मैं अगर अपनी बात मुकम्मल करूँ, जी जी। तो आपने देखा कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की लीडरशिप में उन्होंने अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े हुए, और आपने ऑपरेशंस देखे, और उन ऑपरेशंस के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक अमन कायम हुआ। और आपका केपीके जो है मुकम्मल, हमने देखी इस सवाल, इस मालाकंड से फज़लुल्लाह को उठाकर बाहर फेंक दिया, और केपीके के अंदर
तहरीके तालिबान पाकिस्तान को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। हुजूर। और लेकिन फिर आपने देखा कि जो भी हुकूमतें आईं 18 के बाद, उन्होंने जो भी अपना बयानिया बनाया या जो भी उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी, हम्म। उन्हें तालिबान को यहाँ कर आबाद किया। जो भी चीज़ें, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक कौमी यकजहती की हमें बात करनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है फैक्चुअल पोजीशन आपको बताना पड़ती है आपके व्यूअर को। लेकिन मैं उसकी गहराई में सिर्फ इसलिए नहीं जा रहा कि हम हुकूमत हैं और कौमी यकजहती की बात कर रहे हैं। अगर सामने वाली साइड से कोई तलखी वाली बात नहीं होगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम तहरीक इंसाफ की जो केपीके में हुकूमत रही, अगर उसके कहीं ना कहीं लकुनाज रहे, तो उस पर मैं ज्यादा बात आज ना करूं। सही है। आज हम मुस्तकबिल की बात करें, माजी में बिल्कुल, ना जाएं। तामीरी अब बात आपने करनी बात चाहिए। की, जी एग्जैक्टली, अब आपने बात की बानी तहरीक इंसाफ को। देखिए, बात यह है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, वो बैरिस्टर गोहर के पास है। वो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, हम्म। ऑफिशियल डायरेक्टर वही है। जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा है। और असम्बली के अंदर जो सबसे बड़ी पोजीशन है अपोजिशन लीडर की, वो तहरीक इंसाफ के उमर अयूब के पास है। हम्म। आफ्टर वजीर आजम दूसरी सेकंड बड़ी होती है। तो उसमें जाहिर है यही 2-3 लोग ही हैं जो कि मेन स्टेक होल्डर इस वक्त रियासत के सामने थे। हम्म। और इनको मैं समझता हूं कि बगैर किसी एतराज, बगैर किसी शर्त के हम्म। इस कौमी सलामती के इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। अब ठीक। बात यह है कि आपकी तरफ से काउंटर ये क्वेश्चन आएगा कि भाई आप वो अपने बानी चेयरमैन से पूछे बगैर कैसे शिरकत कर सकते हैं। हम्म। देखिए, कोई सियासी मीटिंग नहीं थी। ये कोई ये डिसाइड नहीं हो रहा था कि उन्होंने केपी की हुकूमत बनानी है या नहीं, फेडरल गवर्नमेंट ने कैबिनेट का हिस्सा बनना है या नहीं, या कोई अदम एतमाद लानी है, कोई इस तरह की चीज। ये सही क्या है। चीज थी कि ये थी कि आपने तालिबान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए ऑपरेशन करना है या नहीं करना। हम्म। उसका क्या जवाब दिया आपने? आपने कहा नहीं जी, हमने शिरकत नहीं करनी। हम्म। यानी हम फिर यही समझेंगे कि आप शायद ऑपरेशन के हक में नहीं है। ऑपरेशन के हक में ना होने का मतलब ये है कि आप दूसरी साइड के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। हम्म। तो इसमें तो वाज़ेह बात थी कि जो तहरीक इंसाफ की क़यादत को करनी चाहिए थी, कि चूंकि मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही हैं, हम्म। निहत्ते शहरियों पर बलूचिस्तान में गोलियां बरसाई गई हैं, हम्म। तो ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ किसी भी किस्म का पॉलिटिकल नैरेटिव या कोई पॉलिटिकल स्कोर गेनिंग नहीं करना चाहती, हम्म। बल्कि अनकंडीशनली इस इजलास में आएगी। और हम्म। जो तहरीक इंसाफ का इख्तलाफ था, मैं समझता हूं कि ज़ाहिर सियासी जमातें ही इख्तलाफ सामने रखती हैं, और उसके बाद आपके इंटेलिजेंस के इदारे, मुसल्लह अफवाज उसको दूर करती हैं, और फिर आप ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। हम्म। तो वो सारा मेज के ऊपर रखना चाहिए था। टीवी चैनल वो फॉरम नहीं है कि आप नैरेटिव बनाते रहें, बलूचिस्तान का एहसास महरूमी ट्विटर हैंडल्स के जरिए आप रिट्वीट करते रहें, हम्म। और वही एजेंडा प्रमोट करें जो एजेंडा आपके दुश्मन ममालिक के चैनल्स भी सही प्रमोट है। करते रहे। हम्म। यही मैं आपके चैनल, मुख्तलिफ चैनल्स के फोरम पे यही बात करता रहा कि तहरीक इंसाफ का जो भी इख्तलाफ है हम्म। या रूट कॉज की जो बात करते हैं, रूट कॉज का बेहतर फोरम या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है, या हम्म। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, या कौमी सलामती की कमेटी, असम्बली की सब कमेटी है, उसका इजलास है। ये हम्म। उसमें शिरकत नहीं करते, तो इसका क्या मतलब है? इससे हम यही मतलब अख्ज़ करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने दो बातें पूछनी थी कि आया कि तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करना है या नहीं करना। हम्म। इसके अंदर अगर बानी तहरीक इंसाफ को इन्वॉल्व किया गया, तो बादी नजर तो यही मतलब सर अख्ज़ किया एग्रीड जाएगा ना कि हुजैफा साहब, मैं यहां तक आपकी आप बात पे एग्रीड करता आप शायद कोई पॉलिटिकल हूं। एग्रीड सर, कोई सर हो गई बात, माइलस्टोन मैं कह अचीव रहा हूं, करना लेकिन सर चाहते हैं। अगर मुलाकात करा दी जाती तो इसमें ऐसा मुजायका था क्या? अच्छा, अब मैं आपके उसका मैं सामने आपको एक आपके मिसाल भी चैनल के रखता हूं। तबस्सुस से सर मैंने सर आज जब कोई, नवाज जी शरीफ जी, साहब मैंने आज कन्विक्टेड 6 भी थे, चैनल्स, हुजैफा मैं बता रहा हूं आपको, साहब, हुजैफा जवाब साहब दे रहा हूं, सवाल सुन नोट योर लीजिए, पॉइंट। फिर आप तफसील से जवाब दीजिएगा। जब नवाज शरीफ साहब जी कन्विक्टेड थे, वो इलाज कराने के लिए बैरून मुल्क भी गए, यहां पर शहबाज शरीफ साहब पार्टी की सदारत कर रहे थे, सारी पार्टी मामलात उनके पास थे, लेकिन उसके बावजूद एक मैटर को, जब उस वक्त बानी पीटीआई वजीर आजम थे, एक मैटर को डिस्कस करने के लिए आपकी भी पूरी क्यादत फिर लंदन गई थी, नवाज शरीफ साहब से मुशावरत की थी, फिर वापस आए थे, फिर कौमी असेंबली में अपना मौकिफ पेश किया था। तो सर माजी तो नून लीग का भी कुछ इसी तरह का है ना। जी, मैं अब आपकी बात, आई गॉट योर पॉइंट। हम्म। पहली बात तो ये कि बानी तहरीक इंसाफ को अगर गुड फेथ में तहरीक इंसाफ चाह रही होती, हम्म। तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर हम नवंबर में धरना मौखर करने या धरने का मकाम तब्दील करने के लिए मुलाकात रात के 2 बजे अरेंज करा सकते हैं, हम्म। तो इस दिन की रोशनी में मुलाकात हो सकती थी। पहली हम्म। बात तो ये, ज़रा हुकूमत है, उसके पास वसाइल होते हैं। हम्म। हमारे पास सीरियस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स मौजूद थी, ज़ाहिर अच्छा। है हमारे पास सारी मालूमात चलकर आ रही होती हैं। तहरीक इंसाफ इस इशू पे दोबारा एक पॉइंट स्कोरिंग मीडिया एजेंडा प्रमोट करना चाह रही थी कि ठीक है। पूरी दुनिया को एक मैसेज जाए कि तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन से मिली, और बानी चेयरमैन ने वही बातें करनी थी, क्योंकि अपना मौक़िफ़ तो वो दे चुके थे अपने ट्विटर हैंडल के जरिए, हम्म। जो उन्होंने ऑपरेशन के दौरान एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया, और इस दहशतगर्दी को उन्होंने बलूचिस्तान के एहसास महरूमी से जोड़ने की कोशिश की। हम्म। तो ज़ाहिर है इन हालात में हमारे लिए मुमकिन नहीं था। हमने अपनी मुसल्लह अफवाज का मोराल भी बांधना है, हमने ठीक है। अपने फौजी जवानों के साथ भी खड़े होना है। अब हम इस वक़ूए को भी अगर एक सियासत की नज़र कर दें, और मीडिया चैनल्स के ऊपर जो है वो अडियाला जेल के बाहर गुफ्तो शनीद हो रही हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हो, तो ज़ाहिर है हमने सारी चीज़ों को देखना होता है। ठीक है। अब चल। आपने बात की मियां नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब देखिए जी जेल में मौजूद थे,
भारत के अटैक की बात आ गई थी, जिसमें हमारी एयरफोर्स ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, उनके तैयारे जो है हिट किए, उनका एक जो है पायलट भी यहाँ हमने गिरफ्तार किया। तो मुझे आप ये बताएं कि असेंबली में इमीडिएटली इजलास बुलाया गया, क्या बिल्कुल। किसी ने ये बात कही कि हम मियां नवाज शरीफ से पूछ के आते हैं, मियां नवाज शरीफ को रिहा करें, फिर हम आपके होंगे? हमने कहा नहीं, भारत के खिलाफ जो भी आपने करवाना है हमसे, हम करवाएं, हम आपके साथ हैं। वो जो अभिनंदन की फैसला आप आपने बात लेना कर है, रहे हैं असेंबली ना, का जो फोरम भारतीय मौजूद है। पायलट को हमने पकड़ा था। जी अच्छा सर, आप हाँ इजाजत दें, मैं जरा वकास साहब से जवाब ले लेता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ रहनुमा मौजूद हैं। वकास साहब, ये बताइएगा, कुछ मामलात होते हैं जो कि सियासी मकासद, सियासी पॉइंट स्कोरिंग, सियासी प्लस एंड माइनस से बालातर होते हैं। वो रियासत के मामलात होते हैं, पाकिस्तानियत की बात होती है। ऑब्वियसली पाकिस्तानियत सबसे पहले होती है, पाकिस्तान है तो हम हैं। सर जी, कल जब एक इजलास इन कैमरा मुनक्किद किया गया था, आपने इसको खान साहब से मुलाकात से मशरूत कर दिया। आपको क्या लगता है आने वाले वक्तों में ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा या नुकसानदेह होगा? क्योंकि अगर हम 6 महीने की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मूव्स हैं वो उनके लिए नेगेटिव ही जा रहे हैं, वो बड़ा एग्रेसिव जा रहे हैं। लेकिन हमेशा सियासी मामलात को और रियासत के मामलात को अलग अलग रखना चाहिए। कहीं ना कहीं जाके आप लोग इनको मिक्स करते हैं और फिर ये आप ही के लिए नुकसानदेह होते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर ये आपने रखी थी, एक ख्वाहिश का इजहार किया था, एक मर्जी रखी थी, लेकिन इसको बालातर रख के आप चले जाते, क्योंकि उस वहां पर बात हो रही थी दहशतगर्दी से निपटने के हवाले से। वकास साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। मेरे जो दूसरे साथी बैठे हुए हैं पीएमएलएन से जी, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से कहते गए कि मैं कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूंगा, लेकिन सारी बातें भी कर गए। अच्छा, मैं समझता हूँ जी कि अगर आप मेरे से मेरी जाती राय लेंगे जी, तो मैं समझता हूँ कि इस मीटिंग का हमें हिस्सा होना चाहिए था। मेरा ताल्लुक पंजाब से है। मैं मेंबर पंजाब असेंबली हूँ। ऑब्वियसली मरकज में ये फैसला हुआ, कुछ तनाजुर होगा, सारी बात जो है वो तो पार्टी के तर्जमान ही आपको बता जी, सकेंगे। जी, लेकिन मेरी जाती रवैयत में हमें बिल्कुल उसमें शामिल होना चाहिए था। लेकिन एक बात जरूर करूंगा, जी, एक बात ये कि पीएमएलएन जो है, या हमारे मुल्क की इस वक्त अदालतें या हमारी इस्टेब्लिशमेंट, ये सिर्फ टेक्निकलिटीज पे चल रहे हैं कि टेक्निकल तरीके से कैसे हम पीटीआई को नॉकआउट करेंगे। हम सिर्फ इनसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप टेक्निकल तरीके से पाकिस्तान की आवाम को नॉकआउट नहीं कर सकेंगे। आप टेक्निकल तरीके से इद्दत जैसे केस और बाकी सारी चीजें, मतलब मैं उनमें जाऊंगा नहीं कि आप क्यों नहीं इमरान खान को मिलने दे रहे। देखिए, मेरा वकास मान का तो कोई वोट नहीं है, बैरिस्टर गौहर का भी कोई वोट नहीं है, वो बारहा कह चुके हैं। बाकी हमारी जितने लीडरशिप है, इमरान खान का वोट है, और इमरान खान को लोगों ने वोट दिया 8 फरवरी वाले दिन। और पाकिस्तान में किसी भी और बात से ज्यादा वोट इमरान खान को दिया है। नवाज शरीफ को भी उतना वोट नहीं मिला, आसिफ अली जरदारी साहब को भी वो वोट नहीं मिला। ठीक है। लिहाजा अवाम खान साहब पे एतमाद करती है, और सिंपल इसी फॉर्मूले पे हम कहते हैं कि आप हमें उनसे मिलने दें, रेगुलर मिलने दें, ताकि इस तरह के बहाम पैदा ना हो। अगर आप हमें मिलने देते और उसके बाद हम शामिल ना होते, तो देखें जो है ना, फिर आप कैसी हमारी बैशिंग कर सकते थे। आप खुद हमें उज़र दे देते हैं। सर, आप जो बात कर रहे हैं ना वकास साहब, जो आप बात कर रहे हैं ना, वो मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज, उस वक्त आप नहीं थे मेरे पास, मैंने अपना जो इब्तिदाइया बनाया, कुछ सियासी मामलात होते हैं, कुछ रियासती मामलात होते हैं। आपने जो भी गुफ्तगू की वो सियासी मामलात की थी। ये पर्टिकुलर जो मीटिंग हो रही थी ना, ये रियासती मामलात के हवाले से थी कि दहशतगर्दी से कोई भी मुतासर हो सकता है। सर, एज अ पाकिस्तानी, आप भी, अल्लाह ना करे, मैं भी, कोई और भी, ये पाकिस्तानियत की बात हो रही थी, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से किस तरह से पाक करना है, उस हवाले से बात हो रही थी। उसमें सियासत का तो अमल दखल नहीं था ना सर जी। अच्छा, इसका जवाब आप दीजिएगा वकास साहब, मैं यहीं से आपसे लूंगा, जवाब आपसे लूंगा यहीं से। एक ब्रेक लेते हैं, शॉर्ट ब्रेक, वापस आएंगे वकास साहब, इसी सवाल से आप गुफ्तगू शुरू करते हैं। वकास मंस हमारे साथ मौजूद हैं और हुज़ैफा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वकास साहब, जो बात आप कर रहे थे वो सियासत के या सियासी मामलात के हवाले से फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन रियासती मामलात के हवाले से आपको लग रहा है कि एक्सेप्टेबल हो सकती है? क्या बानी पीटीआई आपको कहते हैं कि नहीं जनाब, इस इजलास में आप शिरकत नहीं करें, नहीं जनाब आप दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से अपना एक जो सजेशन है वो ना दें? ऐसा तो नहीं हो सकता था ना? देखिए, मैं आपसे दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ, आप सियासत और रियासत को दो अलग अलग चीज़ों में खानों में डाल रहे हैं। मेरी नज़र में सियासत इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ रियासत, और सियासतदान जो हैं उनको अवाम चुनती है, जमहूर चुनता है,
मेंबर्स को, और रियासत अवाम होते हैं, और उन्हीं के नुमाइंदे जो हैं वो सियासतदान होते हैं जो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं। अब मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब वो वाहिद शख्सियत है जो चारों मुल्कों में जिनकी पजीराई है, जो जोड़ सकते चारों सूबों की बात हैं कर इस रहे हैं शायद आप। जंजीर का, चारों सूबों की, सॉरी। जी जी हेलो, जी जी जी, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है जी आपको? जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है। जी, तो अब ऑब्वियसली हमारा एक कम्युनिकेशन गैप है। ये सिर्फ कल या परसों की बात नहीं है। हमारे पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता, वकीलों को बेशक ये मिलने देते हैं, और मुझे ये भी बात नहीं समझ आती कि पॉलिटिकल लीडर्स को क्यों नहीं मिलने दिया जाता, हालांकि अदालत के फैसले मौजूद हैं और अदालत की ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। अच्छा, अगर मिलने दिया जाता तो उसके बाद हम शायद एक जामे तरीके से, बेहतर तरीके से वहां पे अपना किरदार अदा कर सकते। और हम चाहते हैं हर कि हम अपना बेहतर और मौसर किरदार अदा करें, और हम करते भी हैं। लेकिन अगर हमारे उसके हर चीज में रोड़े अटकाए जाएं और हमें सिर्फ टेक्निकल तरीके से नॉकआउट करने दिया जाए, तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो पीटीआई को नॉकआउट नहीं किए हुए, ना इमरान खान को नॉकआउट किए हुए, उन्होंने इनको नॉकआउट किया हुआ। ठीक है। अच्छा, आपने कुछ अर्से पहले वीडियो भी एक देखी होगी, ये जो सीएम के पी अली अमीन गंडापुर साहब अफगानियों को वापस भेजने का जो अमल है उसकी भी वो मुखालिफत एक तरीके से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब ये अगर अफगानियों को पाकिस्तान की सिटीजनशिप देना चाहें तो इसमें कोई मुमानियत नहीं है। सर जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, क्या आपको नहीं लगता कि माजी में आपके मुल्क में जितने भी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं अफगान इस्तेमाल हुए हैं, अफगान नेशनल इस्तेमाल हुए हैं, जो कि भारत की इमा पर यहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे थे। पाकिस्तान और भारत का कोई मैच होता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का कोई मैच होता है, उसमें अफगानियों की जिस तरह से बुग़्ज़ पाकिस्तान सामने निकल कर सामने आता है, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि अफगानियों को पाकिस्तान की सिटीजनशिप दे देनी चाहिए इतनी आसानी से? और वो लोग जो कि कभी पाकिस्तान को अपना मुल्क तस्वुर कर नहीं सकते, वो या तो अपने आप को अफगानी तस्वुर करते हैं और आपसे ज़्यादा वो शायद भारत के चहीते हैं और उनके ही चहीते रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सिटीजनशिप देना आपको लगता है कि ये समझदार एक अमल होगा? मेरा ख्याल है कि ये अली अमीन गंडापुर से सवाल करने की बजाय आपको ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से सवाल करना चाहिए कि जो अफगानियों को यहाँ पे लेके आए, आज से नहीं कई दहाइयां पहले, कभी आपने कभी जो है वो और मैं एक और बात बताऊंगा, मेरे जो भाई बैठे हैं उन्होंने जिक्र किया कि पीटीआई जो है वो अफगानियों को और मुजाहिदीन को या पता नहीं टेररिस्ट को किनको जो है वो पाकिस्तान में लेके आई। तालिबान का लफ्ज उन्होंने यूज किया था, मैं बता दूं, ना ये उनको ला सकते थे ना हम ला सकते थे। बात सच्ची करनी चाहिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनको लेके आई, जब भी लेके आई। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले इमरान खान की गवर्नमेंट में बहुत थोड़े लोग आए। उसके बाद जब मार्च 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट गई, तो उसके बाद आपके कोर कमांडर जो पेशावर हैं वो काबुल जाते रहे, कई मीटिंग्स होती रही, और उसके बाद जो है पीडीएम की गवर्नमेंट में लोग आए। लेकिन उसका इल्जाम मैं इनको नहीं दूंगा जैसे ये हमारे ऊपर इल्जाम देते हैं, क्योंकि ये इनसे पूछ के उन्होंने वो नहीं किया, वो उन्होंने अपनी मर्जी की। तो आपने अगर सच बोलना है तो फिर पूरा सच। सर हुजूर, फिर ये भी सच, ये भी तो है ना कि उस वक्त वजीर आजम फिर खान साहब ही थे, और फिर ये बात कहते हैं कि खान साहब ने सारे जो भी बेहतरी की हो, जो आप लोग दावे करते हैं वो खान साहब ने की, जो बुराई की वो एस्टेब्लिशमेंट ने की। वकास साहब, ये भी तो थोड़ी मासूमियत। अच्छा, अगर आप इजाजत दें सर, मैं जरा हुज़ैफा साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लेता हूं। मैं मान रहा हूं कि खान साहब वजीर आजम थे, लेकिन आप डेटा उठाएं, निकलवाएं डेटा जी। खान साहब के जब खान साहब वजीर आजम थे उस वक्त कम आए हैं, जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे उस वक्त ज्यादा आए दोनों। सर सारे ऑपरेशन तो नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुए थे सर, ऐसा तो ना करें ना यार। 2013 के बाद से ऑपरेशन हुआ, कराची के अंदर भी हुआ, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया पूरे मुल्क पे। नवाज शरीफ साहब, अब एक बात बताना, एक बात बताना, तालिबान को बिठाना, तालिबान का ऑफिस खुलवाना, सर नवाज शरीफ का कोई ऐसा बयान मुझे बताइए, वकास साहब, नवाज शरीफ साहब का कोई ऐसा बयान बताइए जो वो कह रहे हो कि जनाब तालिबान का एक दफ्तर खोल दिया जाए। ये किसका बयान था? ये खान साहब का बयान था ना वकास साहब?
अच्छा, आप मेरे मुंह में अल्फाज नहीं डाल सकते। मैंने कहा शहबाज शरीफ जब पीडीएम के प्राइम मिनिस्टर बने मार्च 2022 में, उसके बाद ठीक है। अच्छा, शहबाज शरीफ ठीक है, मार्च मैं जरा हुजैफा साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू। हुजैफा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया वकास साहब ने। मेरी आवाज मुझे ही वापस आ रही है, अगर इसको आप कहें जी जी, अपने जरा प्रोड्यूसर ऑडियो को पहले तो इसको का ठीक आप कर दें। कंटिन्यू कीजिए, मैं सही करवा रहा हूं उसको। जी जी वकास साहब ने अपनी गुफ्तगू के दो हिस्से थे। पहले हिस्से में बड़ी मुतदिल और बड़ी बैलेंस बात की, और चाहे वो जिस जमात में भी हों और किसी भी आपके अपोनेंट जमात के लोग अगर इस तरह की मुतदिल बात करें, आप उसे अप्रिशिएट करें। लेकिन दूसरे हिस्से में उन्होंने काफ़ी मुतनाज़ा बातें की, जो कि मैं समझता हूँ कि मुझे जवाब देना चाहिए। ठीक है। तो ये है कि आप हर मामले का मलबा एस्टेब्लिशमेंट में नहीं डाल सकते। कोई भी सियासी हुकूमत, चाहे हम हैं, चाहे तहरीक इंसाफ है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है, एस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है इस मुल्क में एक बड़ा कलीदी किरदार है, फैसला साजी में बड़ा रोल है। हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, सिक्योरिटी स्टेट है, न्यूक्लियर स्टेट है, चारों तरफ जो हमारा जिस तरीके से ट्राई बॉर्डर्स हैं हमारे, यानी तीन तरफ जो है हमें हमारे यानी जो रिवायती हरीफ बैठे हुए हैं। एक तरफ ज़ाहिर है चाइना है, वो तो हमारा अपना दोस्त मुल्क है। तो ज़रा उस सूरत हाल में पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, आपकी मुसल्लह अफ़वाज, उनकी अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई वज़ीर आज़म रहा हो, चाहे वो मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली जैसा वज़ीर आज़म रहा हो, चाहे वो मियां नवाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म हो, चाहे वो इमरान खान हो, बानी तहरीक इंसाफ, आप यानी अपना एक नुक्ते नज़र एस्टेब्लिशमेंट के सामने ज़रूर रख सकते हैं, और उस नुक्ते नज़र के बाद एस्टेब्लिशमेंट आपसे कन्विंस भी होती है। अब इसका जवाब मैं आपको देता हूँ ना। देखें, ये मेरे भाई कह रहे थे मार्च में पीडीएम की हुकूमत आई, मार्च में हमने अदम एतमाद फाइल की थी। ये मुसलसल मुझे आवाज वापस आ रही है, जो बड़ा डिफिकल्ट काइंडली इसको सही कर दीजिए। जी जी सर, मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह सही हो जाएगी। बस अब ठीक हो गई है, बस अब इसको चले दोबारा चले, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो मार्च में हमने अदम एतमाद फाइल की और अप्रैल के अंदर वो अदम एतमाद कामयाब हुई। और आप ये देखें कि अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 6 महीने वो थे जिसमें वही अस्करी क़यादत चली आ रही थी जो कि खान साहब के दौर में मौजूद थी। और जाहिर है डिसीजन पेपर पर 3 साल के अंदर हुए थे। 19 में खान साहब ने अपना विजन दिया था कि तालिबान को लाकर यहाँ आबाद करना चाहिए, आबादकारियां होनी चाहिए, इनसे बातचीत करनी चाहिए, इनके दफातर खुले, गुड तालिबान बैड तालिबान किस तरह मुतारिफ करे, और वज़ाहिर कंटिन्यूशन थी, 2022 तक वो सिलसिला चल रहा था। लेकिन आप ये देखें कि यही सियासी क़यादत थी 2022 में जब नए आर्मी चीफ की तैनाती की, और उसके बाद जो है आप सिलसिला देखें, तब तो एस्टेब्लिशमेंट ने हम पे दबाव नहीं डाला कि आप इन तालिबान को यहाँ के आबाद ना करें। अगर एस्टेब्लिशमेंट की ही सिर्फ पॉलिसी होती तो एस्टेब्लिशमेंट तो इसमें डट जाती, क्योंकि ज़ाहिर है आर्मी चीफ के तब्दील होने से या डीजीआईएसआई के आने जाने से या कोर कमांडर पेशावर के चेंज होने से पॉलिसीज जो सफे के ऊपर होती है वो तो चेंज नहीं होती ना। डीजीएमओ की एक पॉलिसी होती है जो 30 साल चलती है। इसमें देखें आप जो बात फौज की नहीं पड़ता, बिल्कुल। हाँ, देखें जो फौज की बात है, जो जहां पर एस्टेब्लिशमेंट गलत है आप जरूर उसका जिक्र करें, लेकिन आपकी सियासी क़यादत का पूरा इसमें हिस्सा था, और सियासी क़यादत की सपोर्ट और सियासी क़यादत की अप्रोच के बाद ही ये सारा तालिबान को बचाने का सिलसिला शुरू हुआ। और हमने आकर अगर उसे नो किया तो एस्टेब्लिशमेंट ने इस बात को समझा। और अब आप ये देखेंगे, अगर अब ऑपरेशन का फैसला है, अगर ऑपरेशन का फैसला फौज ने ही करना हो तो बलूचिस्तान में ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए, केपीके में ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए। अगर आपको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात की या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो नेशनल असेंबली की सब कमेटी की मीटिंग की बात की, तो इसी वजह से की कि सियासी क़यादत अपना इनपुट दे। और पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि मुसल्लह अफ़वाज जब भी कोई ऑपरेशन करती हैं तो अस्करी क़यादत के ऑपरेशन के पीछे अगर सियासी सपोर्ट मौजूद हो तो वो ऑपरेशन कामयाब होते हैं, क्योंकि हमेशा दुनिया में सियासी क़यादत जो है वो अस्करी ऑपरेशन का बोझ उठाती है। और जाहिर है और इसमें कोई नई बात भी नहीं है, हम अपने इदारों के साथ भी खड़े हैं, मुसल्लह अफ़वाज के साथ भी खड़े हैं। अब आप अगर बात ये करें कि यानी सारा मलबा ही उन पर डाल दें या एस्टेब्लिशमेंट में कोई नुमाइंदा बैठा है वो सारा मलबा सियासी क़यादत पर डाल दे, ठीक है, ऐसा नहीं है। सही। अब आप इस वक्त सूरत हाल देख लें कि गंडापुर साहब वजीर आला है ना, एक सूबे के वजीर आला है। पूरी दुनिया के अंदर आप दुनिया का कोई मॉडल मुझे बता दें, चाहे वो डेमोक्रेटिक मॉडल हो, चाहे वहां पर प्रेसिडेंशियल मॉडल हो या आमरीत मौजूद हो, कभी भी दाखिली और खारजी पॉलिसी कोई सूबा नहीं बनाता, ये मरकज की पॉलिसी होती है, वो गलत हो या सही हो। अब मरकज एक पॉलिसी बना रहे हैं, वजारत भी मरकज में ही होती है, सूबों में कहाँ होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब हम एक पॉलिसी बना रहे हैं कि अफगानियों को हमने वापस भेजना है। उसके पीछे रीजन देखें, ये हो सकती है, एक डिबेट है कि अगर 35 लाख अफगानी है तो उनमें से 10 लाख अफगानी जो है वो दहशतगर्दी फैला रहे होंगे, बाकी 25 लाख ठीक होंगे। लेकिन जब एक स्टेट की पॉलिसी है तो सूबे के वज़ीर आला को फॉलो करना होगा। अच्छा, मुझे ब्रेक लेना है, आखिरी सेगमेंट में जरा मैं डिटेल में बात